आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। चैप्टर 128 गार्डियन। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, आदित्य ने कमजोरी से कहा। उनके साथ बिताए दिन एक ऐसा हिस्सा बन गए थे जिसे आदित्य कभी छोड़ नहीं सकता था। एक दिन अलग रहना एक साल जैसा लगता था। भले ही सभी के लिए आदित्य एक मजबूत पर्सनैलिटी बन गया था, पर अभी भी वह रूबी के लिए बिल्कुल छोटे से बच्चे जैसी मानसिक स्थिति रखता था। रूबी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, धीरे से आदित्य के सिर को थपथपाया और धीरे से मुस्कुराई। अगर आप मुझे देखना चाहते हो तो मुझे लेने मेरे पापा के घर आओ। 1 साल मैं आपका हर दिन हर रात इंतजार करूंगी, आपसे शादी करने का इंतजार करूंगी। आदित्य इस बार फिर खुद को रोक नहीं सका और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वह नहीं चाहता था कि रूबी परेशान हो और वह नहीं चाहता था कि उसके आंसू देखकर रूबी निराश हो। इसलिए उसने अपना दुख रोक लिया। श्योर, मैं तुमसे शादी करने के लिए 1 साल में तुम्हारे पापा के घर जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। कहते हुए आदित्य ने अपने दांत भींचे। रूबी, जाने का समय हो गया है। कार में अरविंद वालिया ने शांति से कहा। रूबी ने मुड़कर अरविंद वालिया को देखा, फिर आदित्य को देखा और कहा, आदित्य, अब से आपको खुद पर भरोसा करना होगा। इतना भरोसा करना होगा जितना मैं आप पर करती हूं कुछ लोगों के साथ व्यवहार करते समय। तुम बहुत नरम दिल नहीं हो सकते, वरना आपका फायदा उठाया जाएगा। ठीक है आदित्य, 1 साल याद रखना, मैं इंतजार कर रही हूंगी। आपकी मुझसे शादी करने का इंतजार कर रही हूं। यह कहते हुए रूबी पीछे देखे बिना कार की ओर चल दिए। शब्द आदित्य के दिमाग में गूंज रहे थे। उसका दिल में अनगिनत सुइयों से कुछ चुभ रहा था। एक असहनीय दर्द। जैसे ही कार स्टार्ट होने वाली थी, आदित्य को अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी से चिल्लाया, रूबी रुको। कार फिर रुकी। आदित्य उत्सुकता से कार के पास भागा और अपनी पॉकेट से जेड पेंडेंट निकालकर रूबी को थमा दिया। रूबी, यह जेड पेंडेंट मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, तुम्हें इसे हर समय पहनना है, आदित्य ने कुछ उत्साह के साथ कहा। सभी की आंखें इस पेंडेंट की तरफ घूम गई। रूबी ने जेड पेंडेंट लिया और मुस्कुराई। ठीक है, मैं इसे हमेशा पहनूंगी। कार धीरे धीरे चली गई और आदित्य ने वालिया परिवार की कार को अपनी नजरों से ओझल होते देख। इस बीच कार में बैठी रूबी की आंखों से आंसू बह निकले। कितने लंबे इंतजार के बाद वह आदित्य को पा सकी थी। हालातों ने उसे फिर से आदित्य से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया। आदित्य का दर्द तो वह देख सकती थी, लेकिन खुद उसको कभी नहीं बता पाई वह कितने सालों से आदित्य के प्यार का इंतजार कर रही है। बेशुमार धन दौलत होने के बावजूद भी वह प्यार के मामले में हमेशा बेबस रही है। आदित्य वहां बहुत देर तक खड़ा रहा, अपनी मुट्ठियां कसकर भींचे और आंसू रोके रहा। मैं जाऊंगा, मैं जल्द से जल्द मेरी रूबी को लेने जाऊंगा। आदित्य खुद को रोक नहीं पाया और जोर से चिल्लाया। आसपास के लोगों ने उसे पागलों की तरह देखा। आदित्य होटल लौटा, अपना सामान पैक किया और जल्दी से साउथ साइड सिटी से निकलकर सिटी सेंटर की ओर चल पड़ा। आदित्य को यकीन नहीं हो रहा था, रूबी जैसी कोई लड़की उसके इतना करीब आकर अचानक उससे दूर हो गई। उसे यह सब एक सोने जैसा लग रहा था। पूरी यात्रा के दौरान आदित्य का मूड भारी था और उसे शांत करना मुश्किल था। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता तो उसे रूबी की आकृति दिखाई देती। उसने रूबी को बाहों में भर भर प्यार किया था। वही पल आदित्य के दिल में चुभ रहे थे। रूबी, मेरा इंतजार करो, आदित्य धीरे से फुसफुसाया। उस दिन रूबी वालिया के जाने की खबर पूरे सिटी सेंटर में फैल गई। अनगिनत लोगों ने अपने दिलों में राहत की सांस ली। रूबी की मौजूदगी हर किसी के दिल पर भारी बोझ की तरह थी। इस दौरान हर कोई अपने कामों को लेकर सावधान था, कहीं ऐसा न हो कि वे गलती से वालिया की पोती को गुस्सा दिला दे। आखिरकार रूबी वालिया चली गई। अरे, जिंदगी में पहली बार बहुत सावधानी बरती गई है। रूबी वालिया के चले जाने से क्या आदित्य कपूर बिना किसी सहारे के नहीं रह गया है? हाँ, रूबी वालिया के बिना आदित्य कितने दिनों तक सरवाइव कर सकता है? रात तक आदित्य लौट आया। अमन पहले से ही घर पर उसका इंतजार कर रहा था। मिस्टर कपूर, यह लीजिए कॉफी। अमन ने आदित्य के लिए एक कप कॉफी डाली। आदित्य ने एक सिप ली, फिर अमन की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए, प्लीज जल्दी बताइए। अमन ने जल्दी से सिर हिलाया। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे चाहिए कि तुम कम से कम 3 दिनों के लिए मेरे लिए एक गार्डियन के रूप में काम करो। गार्डियन? अमन चौंक गया। आदित्य ने सिर हिलाया और कहा,
मुझे एकांत साधना में जाना है और मुझे कोई विचलित करने वाली चीज नहीं चाहिए। अमन, अभी मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूं, आदित्य ने गंभीरता से कहा। अमन तुरंत खुश हो गया और बोला, प्लीज डोंट वरी मिस्टर कपूर, आई विल डू माई बेस्ट। आदित्य ने सिर हिलाया और हाथ हिलाते हुए कहा, आज रात आराम करो। कॉफी लेने के बाद अमन ने खाना लगाने का पूछा, पर भरे हुए मन से आदित्य कुछ खाने का सच भी नहीं पाया। अपने कमरे में वापस आकर आदित्य बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। जब भी वह अपनी आंखें बंद करता, रूबी का कोमल चेहरा उसके सामने आ जाता। उसका मन रूबी द्वारा उससे कहे गए अनगिनत शब्दों से भरा हुआ था। आदित्य बिस्तर पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठकर खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। साधना के लिए मानसिकता और भी महत्वपूर्ण है। रात भर आदित्य की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बदलती हुई लग रही थी। उसे नहीं पता था कि रूबी के शब्दों का उस पर कोई असर हुआ या नहीं, लेकिन उसे लगा कि उसका दिल थोड़ा कठोर हो गया है। अगली सुबह आदित्य अपने कमरे से बाहर चला गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसमें ठंडक की झलक थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर, आदित्य ने सुबह सुबह अपने और आदित्य के लिए कॉफी बनाई। आदित्य ने सिर हिलाया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो उसे नॉर्मल बातचीत करने से रोक रहा था। कुछ सोचने के बाद आदित्य ने कहा, विक्रम भाटिया को कॉल करो कि वह मुझसे मिलने आए। चैप्टर 130 रूबी के जाने के बाद आदित्य अपने कमरे से बाहर चला गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसमें ठंडक की झलक थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर, आदित्य ने सुबह सुबह अपने और आदित्य के लिए कॉफी बनाई। आदित्य ने सिर हिलाया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो उसे नॉर्मल बातचीत करने से रोक रहा था। कुछ सोचने के बाद आदित्य ने कहा, विक्रम भाटिया को कॉल करो कि वह मुझसे मिलने आए। श्योर मिस्टर कपूर, अमन ने तुरंत सिर हिलाया। आदित्य चुपचाप बैठा रहा। वह कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा था। आधे घंटे बाद विक्रम भाटिया और आनंद आदित्य से मिलने पहुंच गए। लिविंग रूम में अमन ने सभी को चाय और पानी परोसा, जबकि विक्रम बहुत हैरान दिख रहा था। आदित्य चुप रहा, बस चुपचाप विक्रम को देख रहा था। विक्रम, हाल ही में कमाई कैसी रही है? आदित्य ने पूछा। विक्रम ने जल्दी से कहा, मिस्टर कपूर, हमारी मार्केट में हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और मैंने पहले ही हीलिंग पिल्स की बड़ी मात्रा में तैयारी के लिए अच्छे अच्छे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। आदित्य ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मिस रूबी वालिया चली गई हैं और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की नजर मुझ पर होगी, यहां तक कि वे मुझसे छुटकारा पाना चाहेंगे। विक्रम, तुमने भी तो कुछ सोचा होगा जो मेरे लिए एक धोखा साबित होगा। आदित्य ने ठंडे स्वर में विक्रम को देखते हुए पूछा। विक्रम का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने अपना सिर हिलाया। मिस्टर कपूर, मैं कभी ऐसी बात नहीं सोचूंगा। आपके बिना तो मैं अभी भी एक पुराना माफिया गैंगस्टर होता, जल्दी या थोड़ा रुककर किसी के हाथों खत्म हो जाता। यह सुनिश्चित करने के बाद कि विक्रम का उसे धोखा देने का कोई इरादा नहीं है, आदित्य ने पूछा। अच्छा, फिर मैं आप सभी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा, वरना सबको पता है आदित्य कपूर धोखेबाजों का क्या हाल करता है। पर तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं। थैंक यू मिस्टर कपूर, विक्रम ने जल्दी से सिर हिलाया। इसके बाद आदित्य खड़ा हुआ, आनंद की ओर देखा और कहा, पिछली बार मैंने तुम्हें सांस लेने की तकनीक सिखाने का वादा किया था, 1 हफ्ते में आकर मुझसे दोबारा मिलो। आनंद ने सिर झुकाया और कहा, श्योर मिस्टर कपूर एंड बैंक यू। आदित्य विक्रम भाटिया पर 100% भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसके लिए आनंद को जीतना ज्यादा जरूरी था। विक्रम और आनंद जाने के लिए उठे। बाहर आते हुए एक गहरी सांस लेकर विक्रम ने अपनी छाती को हल्का किया। अरे, मैं तो डर ही गया था, विक्रम ने बड़बड़ाते हुए कहा। आनंद ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, मास्टर विक्रम, अपने पास सच में कोई और योजना नहीं है ना? बकवास, विक्रम ने जोर से डांटा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन लोगों की तरह मूर्ख हूं? अगर मिस वालिया ने आदित्य को पहचाना है तो सच में आदित्य के पास क्षमता है और वह दिखनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि मिस्टर कपूर को मिस रूबी वालिया की एब्सेंस में खुद का नाम ऊंचा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, विक्रम ने जाते जाते आनंद से कहा। विक्रम भाटिया और आनंद के जाने के बाद आदित्य भी अमन को साथ लेकर कहीं चला गया। मिस्टर कपूर, हम कहाँ जा रहे हैं? अमन ने पूछा। आदित्य ने कहा, हम एक शांत जगह खोजने जा रहे हैं। यह शांत जगह से आदित्य का मतलब उस विला से था, यहाँ विवान सान्याल रहा करते थे। वहां का वातावरण शांत, दूरस्थ और हीलिंग एनर्जी से भरा था, ठीक वही जिसकी आदित्य को जरूरत थी। सान्याल परिवार के पतन के बाद विवान सान्याल के रिश्तेदारों ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और हाल ही में उन्हें इंटरनेट पर बेचने के लिए रखा गया था। आदित्य और अमन उनके विला पहुंच गए। अमन आगे बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। जल्द ही
एक आदमी दरवाजा खोलने के लिए बाहर आया। तुम किसे ढूंढ रहे हो? आदमी ने पूछा। अमन ने जल्दी से कहा, हमने सुना है कि यह जगह हाल ही में बिक्री के लिए है और हम इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं। आदमी ने आदित्य की ओर देखा, कुछ देर सोचा। इसके एक्सप्रेशंस पल पल बदल रहे थे। फिर उसने सिर हिलाया, अंदर आ जाओ। जैसे ही वे विला में दाखिल हुए, उन्होंने अंदर 4 या 5 लोगों को बैठे देखा। अरे, आदित्य कपूर! आदित्य को देखते ही एक लड़का खड़ा हो गया। आदित्य ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे जानते हो या नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। लड़के ने व्यंग्य किया। मैं लम्हे परिवार से रितेश लम्हे हूं, रितेश ने अहंकार से कहा। आदित्य ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। लम्हे परिवार? उनके बारे में कभी नहीं सुना। रितेश का चेहरा बदल गया और उसने गुस्से से कहा, तुम? ठीक है, अगर तुम कुछ ज्यादा ही बन रहे हो और तुम मुझे नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम नीलम दत्ता को जानते हो, है ना? ओह, वह स्टूपिड सी छोटी लड़की। कहते हुए आदित्य ने सिर हिलाया। रितेश ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी वजह से नीलम दत्ता को लगभग कोयले की खदान में भेज दिया गया था। वालिया परिवार की वजह से मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन अब जब रूबी वालिया चली गई है तो देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। आदित्य ठंडी हंसी हंसा। वैसे तुम क्या कहना चाह रहे हो? रितेश ने नाक भौं सिकोड़ी। मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं, या तो घुटने टेको और मैं एक वीडियो बनाऊंगा, या मैं तुम्हें पी दूंगा। यह तुम्हें चुनना है। आदित्य ने अपना सिर खुजलाया। अब जब मिस वालिया चली गई है तो तुम जैसे लोग की हिम्मत अपना जोश दिखाएगी, लेकिन पीटना तुम यह कैसे कर सकते हो? तुम्हें कोई पीट नहीं सकता क्या? रितेश चिल्लाया। वह आदित्य की बात सुनकर आग बबूला हो गया। अगर मिस वालिया न होती तो तुम यहाँ कुछ भी नहीं होते। तुम्हें पीटने से कौन डरता है? अगर किसी को डर था तो सिर्फ रूबी वालिया को नाराज करने का था, रितेश ने झुंझलाहट से कहा। आदित्य ने रितेश को देखा और हंसा। तुम? शायद तुम भी नीलम दत्ता के पालतू कुत्ते हो, है ना? मुझे याद है कि उसे लकी नाम का कोई आदमी पसंद है। तुम बहुत बोलने की हिम्मत कर रहे नाली के कीड़े, आज तुम्हारा पाला किसी असली मर्द से पड़ा है। रितेश ने उंगली दिखाई। उसको आवाज गुस्से में कांप रही थी। उसने हाथ से इशारा किया। उसके आसपास के लोग आदित्य की तरफ बढ़ने लगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।